हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग में। हमने पिछले वीडियो में बात की थी यूजीसी नेट पेपर 1 के डिटेल सिलेबस पे। साथ ही साथ हमने उसमें ये भी देखा था कि हमें किन बुक्स को पढ़ना चाहिए। क्या केवीएस मदान ही केवल सफिशिएंट है? तो हमने ये देखा था कि हाँ, कुछ हद तक केवीएस मदान सफिशिएंट है, लेकिन कुछ जगहों पर हमें अन्य बुक्स का भी सहारा लेना पड़ता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का ये वीडियो किस पर है? आज का ये वीडियो है यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज हम इसमें बात करने वाले हैं डिटेल सिलेबस की, कि सिलेबस को हम किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, जिससे कि हम आसानी से सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। साथ ही साथ हम उन बुक्स को भी देखने का प्रयास करेंगे कि किस बुक से पढ़कर आप आसानी से पूरे सिलेबस को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम सिर्फ आपकी समझ को नहीं देखता, फैक्ट्स को भी देखता है। ठीक है, तो आपको फैक्ट्स के साथ साथ फैक्ट्स भी बराबर मात्रा में होने चाहिए और कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एसोसिएट लर्निंग फैमिली की तरफ से आप सबके लिए वेलकम नोट है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और अपने अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। अब आते हैं पैटर्न ऑफ द पेपर पर। ठीक है, पैटर्न क्या है पेपर का, इस पर हमने पिछली वीडियो में, जो कि मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 के नाम से बनाई थी, ठीक है, उस वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पर टाइम ना खराब करते हुए हम आगे अपने सिलेबस को अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप इसको कहाँ जाकर देख सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो पर जा करके यहाँ इस पूरे पैटर्न को समझ सकते हैं। जब आप यूजीसी नेट हिस्ट्री का सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो उस सिलेबस की शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ एंड टर्म्स से। उसमें कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 100 के आसपास इसमें टर्म्स लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आपको ये टर्म अलग से पढ़ने हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको ये टर्म्स अलग से नहीं पढ़ने हैं। जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो उसी दौरान ये सारे टर्म आपको मिलते हुए चले जाते हैं। कुछ दो चार टर्म्स ऐसे फंस जाते हैं जो नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए आप अलग से नोट्स बना सकते हैं। बाकी आपको सारे टर्म्स उसी सिलेबस के दौरान मिल जाएंगे। तो हम इस पर ज़्यादा समय ना लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सारे टर्म्स आपको सिलेबस में मिल जाएंगे। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेने में भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल एसोसिएट लर्निंग के टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप इसे भी देख लीजिए, कुछ टर्म्स इधर भी दिए हुए हैं। मैंने इन सारे टर्म्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जिससे आप एक एक बार इस पर नज़र दौड़ा लें। वैसे ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान मिल जाएगी। ठीक है, कुछ टर्म्स बचे हुए यहाँ पर हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस पर, कि आखिर सिलेबस है क्या हमारा। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। हिस्ट्री के जब सिलेबस की बात आती है तो हिस्ट्री का जो सिलेबस इन्होंने 10 यूनिट्स में बांटा हुआ है, उस 10 यूनिट्स में जो पहले की 3 यूनिट्स हैं वो किसकी बात करती हैं? एंशिएंट हिस्ट्री की बात करती हैं। उसके बाद की जो 3 यूनिट्स हैं वो बात करती हैं मेडिवल हिस्ट्री की, और उसके बाद की जो 3 यूनिट्स हैं वो बात करती हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। एक लास्ट में यूनिट बच जाती है जो है यूनिट नंबर 10। वो बात करती है किसकी? वो बात करती है हिस्टोरियोग्राफी की। ठीक है, तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से यूनिट वाइज हमसे पूछे जाते हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको यूनिट वाइज ना उठा करके एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न के हिसाब से लाइन से पढ़ते हुए चले जाएंगे, ताकि आपकी क्रोनोलॉजी खराब ना हो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में चीज़ें आगे पीछे करके भी दी गई हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तब आप एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न के हिसाब से जो भी बुक्स का चयन करें उनको लाइन से पढ़ते हुए चले आएँ, जिससे आपकी क्रोनोलॉजी ख़राब ना हो और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आपके दिमाग में रुक सकें। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 1 से, कि यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें यूनिट 1 में पढ़ना है सोर्सेज। सोर्सेज कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हमें प्राप्त होता है वो सारे सोर्सेज के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, हम सारे सोर्सेज को पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से सोर्स हमें प्राप्त हुए, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हों, चाहे वो लिटरेरी सोर्स हों, चाहे वो किसी फॉरेन अकाउंट्स के सोर्स हों, तो हम उन सारे सोर्सेज को पढ़ने का प्रयास इसमें करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पास्चरलिज्म टू फूड प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जब मनुष्य घुमंतु जीवन जी रहा था, ठीक है, वहाँ से लेकर के जब उसने खाने को उत्पादन करना शुरू किया, वहाँ तक के पूरे जीवन को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जहाँ पे पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर आ जाती है नियोलिथिक एज, उसके बाद में कैल्कोलिथिक एज आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम यूनिट 1 में ही पढ़ते हैं। इसके बाद आ जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन।
ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे पहली नगरीय सभ्यता कहा जाता है, फिर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फर्स्ट अर्बनाइजेशन इसे ही कहा जाता है, और फर्स्ट अर्बनाइजेशन के बाद ये डिक्लाइन कैसे होगी इसके बारे में भी हम यहीं पर पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ जाता है यूनिट 1 का ही ये भी पार्ट है, वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक में क्या क्या आया, लेटर वैदिक्स में क्या क्या आया। ठीक है, आर्यंस आए, आर्यन पे क्या क्या डिबेट हुई, किसने आर्यंस को क्या कहा, किसी ने इनको कहा है कि दूसरे देश के हैं, किसी ने कहा है कि इनका निवास स्थान भारत ही है। तो अलग अलग जो व्यूज आते हैं वो भी हमें यहीं पर पढ़ने हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे किस समय पर, वैदिक काल में, तो वो सब भी हमें यहीं पर पढ़ना है। इसके अलावा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जो वर्ण व्यवस्था डेवलप हुई, ठीक है, जो वर्ग में संघर्ष उत्पन्न हुआ, उसके बारे में भी हमें यहीं पर पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ इसी इसी यूनिट में हमें मेगालिथिक ऑफ साउथ इंडिया के बारे में भी पढ़ना है। मेगालिथिक्स ऑफ साउथ इंडिया क्यों, जब भारत में प्रथम नगरीकरण शुरू हुआ उत्तर भारत में, तब साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो साउथ इंडिया में हम देखते हैं कि वहां पर मेगालिथिक कल्चर ही चल रहा है। ठीक है, तो हम उसी चीज को यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेगालिथिक कल्चर को हम साउथ इंडिया में पढ़ते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम हिस्ट्री को 4 पोर्शन में कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट को पढ़ाएंगे, उसके बाद मेडिवल को पढ़ाएंगे, उसके बाद मॉडर्न को, और उसके बाद साउथ इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाएंगे, जिससे कि आप एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ते चले जाएं और आपको सारी चीज़ें दिमाग में आसानी से सेट हो जाएं। ठीक है, इसके बाद यूनिट 1 में ही हम महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, महाजनपद कौन कौन से महाजनपद थे। ठीक है, महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, मोनारिकल थे कि रिपब्लिकन थे, यानी कि कुछ गणतांत्रिक थे और कुछ कैसे थे, प्रजातांत्रिक, तो उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीवक संप्रदाय के बारे में भी हम यहीं पर पढ़ते हैं। यानी यूनिट 1 में हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा, सबसे पहले हमने पैलियोलिथिक से शुरू किया और बुद्धिज्म तक आकर के इसे खत्म किया। कौन सी यूनिट को, यूनिट 1 को। अब बात करते हैं अगली यूनिट की, यूनिट 2। यूनिट 2 की जब हम बात करते हैं तो यूनिट 2 शुरू होती है मगध के उत्थान से। ठीक है, मगध का जो उदय होता है वहां से शुरू होती है। इसके बाद जो भारत पर अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद मौर्यों का जो प्रसार हुआ, वो सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अशोक के बारे में पढ़ते हैं, अशोक के धम्म की नीतियों के बारे में पढ़ते हैं, अशोक ने जो इतना बड़ा अंपायर बनाया उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अशोक का योगदान था वो इस बात का था कि अशोक ने पूरे देश को एक कर दिया, यानी कि पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, पूरे देश को एक बड़ा साम्राज्य बनाया, और इस बड़े साम्राज्य को उसने तलवार के दम पर नहीं जबकि धम्म की नीति के दम पर जीत कर रखा था। ठीक है, इतने बड़े साम्राज्य को उसने धम्म की नीति पर जोड़ा हुआ था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि अशोक की मानी जाती है, और इसीलिए अशोक को महान शासक के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जब ये पूरा अंपायर विघटित हुआ अशोक की मृत्यु के बाद, फिर रीजनल पावर्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें से कौन कौन सी आ जाती हैं, इंडो ग्रीक्स आ जाती है, शुंग आ जाते हैं, सातवाहन आ जाते हैं, कुषाण आ जाते हैं, शक आ जाते हैं, संगम लिटरेचर की भी बात हम यहीं पर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ रहे हैं, यूनिट 2 में। इसके अलावा रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार हो रहा था, ठीक है, वो भी हम पढ़ते हैं। कौन कर रहा था, सातवाहन कर रहे थे। तो उस सातवाहनों के बारे में जो हमें जिक्र मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक फॉरेन अकाउंट है। ठीक है, तो वो भी क्या है, लिटरेरी सोर्सेज में हमें यूनिट 1 में पढ़ने हैं, और यहाँ पर हमें उन्हीं सोर्सेज से रिलेट करते हुए चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो रोमन वर्ल्ड को हमें यहाँ देखना है किस तरीके से उनके साथ व्यापार हो रहा था। इसके अलावा फिर बुद्धिज्म जब आगे बढ़ता है तो बुद्धिज्म का डिवाइडेशन होता है हीनयान महायान में, तो हमें वो पढ़ना है। फिर उसके बाद खारवेल जो चेदी वंश का राजा था उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैनिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म लगातार आगे बढ़ रहे थे तो उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद फिर आता है पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न में हमें किसे पढ़ना है, पोस्ट मॉडर्न में जब अशोक के बाद के जो शासक थे, वो जब मौर्य एम्पायर का समापन हुआ उसके बाद का ये जो समय था जिसमें शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, शक वंश, संगम लिटरेचर, ये सब चीज़ें लिखी जा रही थी। उस दौरान क्या होता है कि आर्ट और आर्किटेक्चर भी डेवलप कर रहा था। तो मौर्य साम्राज्य के बाद आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या परिवर्तन हुए वो पढ़ना है हमें यहाँ पर, जिसमें गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल की आर्ट और आर्किटेक्चर को हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं।
गुप्ता पीरियड भी इसी में आ जाता है। पॉलिटी, सोसाइटी, गुप्तों की क्या पॉलिटी थी, ठीक है, किस तरीके से वो प्रशासन चला रहे थे, उनका समाज कैसा था, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, लैंड ग्रांट्स कैसे देते थे, यानी कि वो जो ज़मीन दिया करते थे वो किस बेसिस पर देते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो कैसे करते थे, ज़मीनों पर अधिकार किसका था, उनके सिक्के कितने मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ इसी समय में गुप्त एज में भी, गुप्ता काल में ही क्या शुरू होता है, मंदिरों का निर्माण शुरू होता है, तो उसके बारे में भी हम यहीं पर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी, आर्ट, साइंस, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, यानी गुप्ता पीरियड में जो कुछ भी है वो हम सारा कहाँ पढ़ते हैं, यूनिट 2 में पढ़ते हैं। इसके बाद हर्ष और उसके समय की पूरी जो व्यवस्था थी उसको हम भी इसी यूनिट में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ सालंक्याज और विष्णु कुंडिन, ये भी दो वंश थे जो चल रहे थे, इनके बारे में भी हम इसी यूनिट में पढ़ते हैं। यूनिट 3 में हम बात करते हैं रीजनल किंगडम्स की, कौन कौन से रीजनल किंगडम्स थे, जैसे गंग वंश हो गया, कदम वंश हो गया, वेस्टर्न ईस्टर्न चालुक्य हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, कल्याणी के चालुक्य हो गए, ठीक है, काकतीय वंश हो गया, होयसाल वंश हो गया, यादव हो गए, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है इसी यूनिट में। एंशिएंट हिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन है वो हमें 1, 2 और 3 यूनिट्स में ही पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा इसी में हमें भक्ति मूवमेंट के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। पल्लवों के बारे में पढ़ना है, चेर, चोल, पांडे के बारे में पढ़ना है जो सदर्न इंडिया का पार्ट आ जाता है। इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया में पाल वंश, सेन वंश के बारे में पढ़ना है, वर्मन ऑफ कामरूप, कामरूप के वर्मन वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक है, भौमरकाज के बारे में पढ़ना है, सोमवंशीज के बारे में पढ़ना है। सब ये सारे वर्ण कहाँ पे पढ़ते हैं, ईस्टर्न इंडिया में पढ़ते हैं, जो कि उड़ीसा और बंगाल का हिस्सा है, ठीक है। किंगडम्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो मैत्रक वंश आ जाते हैं जो वल्लभी में था, चालुक्य जो कहाँ पर थे, गुजरात में थे, उसके बारे में हमें यहीं पर पढ़ना है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में इस समय कौन कौन से राजवंश थे, गुज्जर प्रतिहार वंश था, ठीक है, कलचुरी नरेश थे, चेदी वंश था, गढ़वाल थे और इसके बाद परमार थे, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी हमें कहाँ पढ़ना है, यूनिट 3 में ही पढ़ना है। इसके साथ साथ इसी पोर्शन में हमें क्या देखना है, मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत से पहले की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो सारा भी हमें यहीं पर देखना है। इसके अलावा एग्रेरियन इकोनॉमी के बारे में देखना है, एग्रेरियन इकोनॉमी किस तरीके के लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, चेंजिंग प्रोडक्शन, ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा था उसमें कैसे बदलाव हो रहे थे, जो रिलेशन थे उनमें किस तरीके से बदलाव हो रहे थे, क्या क्या वाटर रिसोर्सेज थे, क्या टैक्सेशन सिस्टम था, क्वाइन और करेंसी का कौन सा सिस्टम चल रहा था, तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी है किस दौरान में, हर्ष की मृत्यु के बाद से लेकर के मेडिवल इंडिया की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ तक का जो ये बीच का पूरा पोर्शन है, लगभग 650 से लेकर के 1150 तक के बीच का ये जो पूरा कालखंड है, इसी को हम तीसरी यूनिट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी में हम क्या पढ़ते हैं, ब्राह्मणिकल रिलीजन जैसे में जिसमें आ जाता है वैष्णव आ जाते हैं, सैविज्म आ जाता है, ठीक है, जो अलग अलग मंदिर बने उनके बारे में, पेट्रोनेज दिया जिन्होंने उनको संरक्षण दिया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर किस किस तरीके के मंदिर बनाए जाने लगे, शैलियाँ कौन कौन सी विकसित हुई, जिसमें नागर आ जाती है, बेसर आ जाती है, द्रविड़ शैली आ जाती है, तो ये मंदिरों की अलग अलग जो शैलियाँ विकसित हुई उनके बारे में भी हम यहीं पर पढ़ते हैं। तमिल भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, इन सब के बारे में भी हम यहीं पर पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यूनिट 3 में ही हम सोसाइटी, किस सोसाइटी, जो सोसाइटी हमने यूनिट 1 में देखी थी वहीं से लेकर के पूरी लास्ट तक की, जो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में जिस तरीके की सोसाइटी रही है उस पूरी सोसाइटी का हम एक यहाँ पर क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं इस वाली यूनिट में। एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से एजुकेशन थे, कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, जिसमें अग्रहारा आ जाता है, मठ आ जाते हैं, ठीक है, महाविहार आ जाते हैं, जो काम कर रहे थे किसका, सेंटर ऑफ एजुकेशन का, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ उसे भी हमें यहीं पर पढ़ना है। इसके अलावा डिबेट्स ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, ठीक है, जो राज्य का निर्माण हुआ उसके बारे में पढ़ना है, अर्ली इंडिया से पहले, अर्ली मेडिवल इंडिया से पहले। फ्यूडल मॉडल के बारे में पढ़ना है, जो सामंती व्यवस्था शुरू की गई थी किसके द्वारा, गुप्तों के द्वारा, और अगर इसके भी पहले अगर हम जाएं तो सामंती व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से मिलती है, सातवाहनों के टाइम से हमें देखने को मिलने लगती है, ठीक है। इसके बाद सेगमेंट्री मॉडल ये भी पढ़ना है, इंटीग्रेटिव मॉडल ये भी पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 3 से ही हमें मेडिवल हिस्ट्री की झलक देखने को मिल जाती है, जिसमें अरब कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सुलेमान गजनवी कॉन्क्वेस्ट, महमूद गजनवी के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होना यहीं से शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जो
एंशियंट को मेडिवल से जोड़ने का काम करता है। और इस पूरे अकाउंट का वर्णन हमें ठीक ठाक तरीके से किस पे मिलता है, अलबरूनी का। तो अलबरूनी के वर्णन को भी हमें यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, जिसमें अभी हम लोगों ने लिटरेरी सोर्स में देखा था क्या क्या हमें देखना है, जिसमें हमें फॉरेन जो राइटर्स थे या जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए भारत, उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसको भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अगली यूनिट आती है यूनिट नंबर 4। यहाँ से आते हैं मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है कायदे से। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एपिग्राफिकल सोर्स, न्यूमिस्मेटिक सोर्स। ठीक है, इसके अलावा जो उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए, क्रॉनिकल्स, लिटरेरी सोर्सेज, पर्शियन, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया, उन सारी चीज़ों को भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। फरमान, बहस, पोथी, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फॉरेन ट्रैवल के अकाउंट हो गए जो पर्शिया से आए थे, ठीक है, या अरेबिया, ठीक है, अरब कंट्रीज में जो भारत के बारे में लिखा गया, या जो ईरान में भारत के बारे में लिखा गया, उन सब से भी हम अपने 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 मतलब का इतिहास निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जो भारत में स्थापित हुआ, उसके बाद से किस तरीके के बदलाव भारत में देखे गए, क्योंकि इसके पहले भारत में इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी जैसी व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हुई। ठीक है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद तुर्कों के अन्य तुर्कों के आक्रमण हुए, फिर उसके बाद खिलजी आए, ठीक है, तुगलक, सैयद वंश, लोधी वंश, फिर उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत थी उसका क्या हो गया, पतन हो गया। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, अकबर, सूरी, ठीक है, हालांकि जो शेर शाह सूरी था उसने सूरी वंश की स्थापना की बीच में, तो उसे भी हमें यहीं पर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अकबर से लेकर औरंगजेब तक पूरा पढ़ना है, और उसके बाद मुगल अंपायर का डिक्लाइन, किस तरीके से मुगल अंपायर समाप्त हो गया, उसके बारे में हमें इसी यूनिट में पढ़ना है। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद के जो मुगल्स थे उनको लेटर मुगल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मुगल साम्राज्य को वो मजबूती जो दे रखी थी औरंगजेब ने, उस मजबूती को कमजोर कर दिया, जिसके बाद मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर होता चला गया। इसीलिए इन राजाओं को क्या कहा गया, लेटर मुगल्स कहा गया। ठीक है, इसके बाद डिसइंटीग्रेट हो गया पूरा मुगल अंपायर, और जब मुगल अंपायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य फिर से बने। ठीक है, इसी पार्ट में हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दक्कन में जो सल्तनत बनी, ठीक है, जिसे बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, बहमनी साम्राज्य को पढ़ना है। जब बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ तो उसी से बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और अहमदनगर निकल कर के आए, तो इनके बारे में भी हमें यहीं पर पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा ईस्टर्न गंग वंश, ये भी हमें पढ़ना है। सूर्यवंशी गजपति वंश, ये भी हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 4 में पढ़नी है, क्योंकि ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक, यही वो समय है जब मराठा शक्ति का उदय होना शुरू हुआ, तो मराठों के बारे में भी हमें इसी मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना है। शिवाजी का स्वराज क्या था उसके बारे में पढ़ना है। पेशवा, ठीक है, पेशवा के अंतर्गत किस तरीके से पूरे मराठों ने विस्तार लिया उसके बारे में हमें पढ़ना है। और फिर मुगल और मराठों के संबंध कैसे थे, क्या संघर्ष हुए उनके बीच, वो सारी चीज़ें हमें इसी में पढ़नी है। और इसके बाद फिर क्या कारण रहे कि मराठों का पतन हो गया, वो सारे कारण भी हमें इसी यूनिट में पढ़ने हैं। आगे देखें तो यूनिट 5 में हमें क्या देखना है, यूनिट 5 में हमें देखना है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सल्तनत, सल्तनत पीरियड में क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या इकोनॉमी थी, थियोक्रेटिक व्यवस्था थी, थियोसेंट्रिक व्यवस्था थी, ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखना है। सेंट्रल लेवल पर क्या था, प्रोविंशियल लेवल पर क्या था, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम कर रहा था वो देखना है। और लॉ ऑफ सक्सेशन, लॉ ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता था किस टाइम पर, सल्तनत पीरियड में। ठीक है, सल्तनत पीरियड में क्या हो गया, सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मेरे बाद राजा बनेगा कौन। ठीक है, और इसको लेकर ही संघर्ष लगातार होता रहता था। ठीक है, इसके बाद शेरशाह सूरी, जिन्होंने बहुत ही छोटे समय तक भारत पर राज किया, लेकिन इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, और शेरशाह सूरी को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की वजह से ही आज जाना जाता है। ठीक है, तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर इन्होंने किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चला रखा था, प्रोविंशियल लेवल पर किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, और लोकल लेवल पर किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग चला रहे थे। मनसबदारी प्रथा क्या थी, जागीरदारी प्रथा कौन सी थी, उसके बारे में भी हमें इसी में पढ़ना है। यहीं पर हमें पढ़ना है विजयनगर के बारे में। विजयनगर राज्य कैसा था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का समाज कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि मराठा भी किस
हिस्ट्री का पार्ट है, मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो मराठों के बारे में भी हमें मराठा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा अष्टप्रधान क्या थी, मराठाओं से रिलेटेड एक संस्था थी, तो इसके बारे में भी हमें यहीं पर पढ़ना है। इसके अलावा फ्रंटियर पॉलिसीज क्या थी, फ्रंटियर का मतलब जो आसपास के राज्य थे, ठीक है, उन आसपास के राज्य के साथ में दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के कैसे संबंध थे, उसके बारे में भी हमें इसी यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, अगला आ जाता है इंटर स्टेट रिलेशन ड्यूरिंग सल्तनत एंड मुगल पीरियड। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी राज्यों से कैसे संबंध थे, उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसी थी, इरिगेशन सिस्टम कैसा था, विलेज की इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है, पीजेंट्री कैसी थी, ग्रांट्स, एग्रीकल्चर लोन्स किस तरीके से दिए जाते थे, अर्बनाइजेशन, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें इसी यूनिट में पढ़ना है। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज की शुरुआत भी हो जाती है सल्तनत काल में, तो इंडस्ट्रीज के बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। कॉटन टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन सारों सभी के बारे में हमें पढ़ना है। ट्रेड और कॉमर्स, ट्रेड किस तरीके से हो रहा था, उन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। स्टेट पॉलिसीज क्या थी, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड किस तरीके से की जा रही थी, ठीक है, भारत से बाहर व्यापार किस तरीके से किया जा रहा था, ठीक है, किन किन बंदरगाहों से व्यापार होता था, कम्युनिकेशन के माध्यम क्या थे, किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता था, उन सब के बारे में भी हमें यहाँ पढ़ना है। इसके अलावा हुंडी, हुंडी क्या था, हुंडी एक बिल ऑफ एक्सचेंज था। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, हम कहते हैं ना कि स्टैम्प पेपर दे दो, तो उसी तरीके की हुंडी हुआ करती थी उस समय। एक स्टैम्प पेपर जैसा होता था कि हम लिखित दे देते थे कि हम तुम्हें इतने रुपए देंगे इतने समय के बाद, तो वो होता था बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे कहा जाता था हुंडी। इसके बारे में भी यही पढ़ना है। इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, स्टेट इनकम कैसे होती थी, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करते थे, करेंसी कैसे छपती थी, मिंट सिस्टम पूरा देखना है। ठीक है, फेमाइंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर, फेमाइंस, ठीक है, जो अकाल पड़ते थे, अकाल क्यों पड़ते थे, साथ ही साथ अकाल का इम्पैक्ट किन लोगों पर पड़ता था, क्या इम्पैक्ट पड़ता था, उसको भी हम यहीं पर देखते हैं। साथ ही साथ किसान आंदोलन, वो भी हमें यहाँ पर देखना है। अगली यूनिट आती है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में हमें सोसाइटी और कल्चर देखना है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर, सूफी, ठीक है, भक्ति वाले हम पीछे देख चुके हैं, अब यहाँ पर हम किसको देखते हैं, सूफियों, ठीक है। भक्ति मूवमेंट यहाँ भी शुरू होता है, उसको भी हमें देखना है। सैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। सेंट्स ऑफ मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड में कौन कौन से संत थे जिनके बारे में पढ़ना है, वुमेन संत कौन कौन सी थी उनके बारे में पढ़ना है। यहीं पर मेडिवल इंडिया में ही सिख मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो यहीं पर हमें सिख मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, गुरु नानक देव के बारे में पढ़ना है, उन्होंने क्या लोगों को सिखाया, क्या बताया, वो देखना है। आदि ग्रंथ, जो सिखों का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके बारे में पढ़ना है। खालसा पंथ के बारे में भी हमें यहीं पर पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा सोशल क्लासिफिकेशन, किस तरीके से क्लास बटे हुए थे, उसके बारे में पढ़ना है। समाज अलग अलग वर्गों में हमेशा से बटा रहा है और उसी समाज में संघर्ष लगातार होते रहते हैं। ठीक है, कालखंड कोई रहा हो, संघर्ष हमेशा से बने रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रूरल सोसाइटी, किस तरीके का समाज था, उस पूरे को देखने का प्रयास करेंगे, जो ग्रामीण समाज था। ठीक है, जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो कई सारे नगर बने, ऐसे नगर बने जिन्होंने साफ साफ बाउंड्री बना दी रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो पीछे हमने जो पढ़ा वो हम पढ़ रहे थे अर्बन सोसाइटी के बारे में, और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद पोजीशंस ऑफ वुमेन क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, जनाना सिस्टम क्या था, देवदासी सिस्टम क्या था, उसके बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ मेडिवल पीरियड में, यानी कि मदरसा एजुकेशन क्या थी। ठीक है, आगे देखते हैं फाइन आर्ट्स के बारे में। तो मेजर स्कूल्स ऑफ पेंटिंग डेवलप हुए, मुगल पेंटिंग का स्कूल डेवलप हुआ, राजस्थानी स्कूल डेवलप हुआ, पहाड़ी, गढ़वाली, और म्यूजिक का भी डेवलपमेंट इसी पीरियड में हुआ। साथ ही साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हमें इसमें देखना है, किस पीरियड का, मेडिवल पीरियड का। मेडिवल पीरियड में जो जब दिल्ली सल्तनत थी तो उस समय इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, तो हमें वो देखना है। साथ ही साथ जब दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया उसके बाद मुगल सल्तनत आई। ठीक है, तो मुगल जो अंपायर बना उस समय भी आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ, तो उसको हमें पूरा पढ़ना है। और उसके बाद रीजनल स्टाइल्स डेवलप हुई, जैसे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जौनपुर में रीजनल स्टाइल डेवलप हुई, जौनपुर स्टाइल के नाम से। इसके बाद हैदराबाद में एक नई स्टाइल डेवलप हुई, तो ये क्या थी, रीजनल स्टाइल्स थी। इसके साथ साथ इंडो अरेबिक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। ठीक है, मुगल गार्डन्स बनाए गए, मराठाओं ने बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए, वो फोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। श्राइन, जो मंदिर बने, मठ बने, उन सब के बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है, जो मेडिवल पीरियड में डेवलप हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ जाती है यूनिट नंबर 7, और यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है,
हमने एंशंट पढ़ लिया, मेडिवल पढ़ लिया, अब आ जाती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसके लिए जो भी सोर्सेस हैं हम पहले वो देखते हैं, ठीक है। आर्काइवल मटेरियल्स आ जाते हैं, बायोग्राफीज आ जाती हैं, मेमोयर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये होते क्या हैं, सबसे पहले जब भारत में यूरोपियंस आए, ठीक है, तो यूरोपियंस अपने साथ प्रेस लेकर के आए। प्रेस का मतलब वो प्रेस नहीं जो कपड़ों पे की जाती है, वो वाली प्रेस जिसपे अखबार छपता है, किताबें छपती हैं, ठीक है। जब भारत में वो आई तो भारत में कई तरीके की बायोग्राफीज लिखी गई, जो हमारा लिटरेचर था उसको छापा गया, ठीक है। तो वो सारा संग्रहालयों में रखा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों से निकाल निकाल करके हमें हिस्ट्री लिखी जाती है और इसी से पढ़ाई जाती है, ठीक है। वो सब देखना है। इसके अलावा लिटरेचर, पेंटिंग, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स जो भी इशू किए गए अलग अलग शासकों के द्वारा, यानी अलग अलग शासक क्या, अब तो इस समय मॉडर्न हिस्ट्री में हम किसे देखते हैं, अंग्रेजों को एक मेजर पावर के रूप में देखते हैं। तो उन्होंने जो तरीके की व्यवस्था डेवलप की, हम उस पूरी व्यवस्था को पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा राइज ऑफ ब्रिटिश पावर देखते हैं, जिसमें यूरोपियन ट्रेडर्स के तौर पर वो आए और वो हम पर राज करने लगे, किस कैसे करने लगे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं। पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश सब भारत आते गए और भारत में ये व्यापार के तौर पर जुड़े और बाद में इन्होंने हमारे ऊपर क्या कर लिया, शासन स्थापित कर लिया। उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। ये वही कालखंड है जब मुगल साम्राज्य विघटित हो गया, ठीक है, मराठा साम्राज्य विघटित हो गया, मराठा साम्राज्य खत्म हो गया और उसके बाद कुछ नए राज्यों का उदय हुआ, जिसमें बंगाल आया, ठीक है, अवध आया, हैदराबाद का डेवलपमेंट हुआ, मैसूर आया, कर्नाटक आया और पंजाब का भी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ये वो रीजनल पावर्स थी जो मराठा और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद डेवलप हुई, ठीक है। हमें उनके बारे में पढ़ना है। फिर 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पूरे सिलेबस में। ये एक टॉपिक फिक्स है कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा हर बार आते ही आते हैं, ठीक है। कोई भी पेपर होगा, कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एंड क्राउन, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी कंपनी, क्राउन या हम पर किस तरीके से शासन कर रहे थे, उसको देखते हैं। सेंट्रल और प्रोविंशियल स्ट्रक्चर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से चीज़ों को चला रही थी, ठीक है। पैरामाउंट सी, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, पुलिस, आर्मी कंपनी के अंडर में किस तरीके से चल रही थी। ब्रिटिश पॉलिसी एंड पैरामाउंट सी इन द प्रिंसली स्टेट्स अंडर द क्राउन, ठीक है। दो तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है, पहली जो कंपनी के अंडर में थी और दूसरी जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में थी। तो दोनों तरीके की व्यवस्थाओं को हमें इसमें देखना है। इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत होती है इसी टाइम पे, वो देखना है। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए 1909 से लेकर के 1935 तक, तो उन्हें भी हमें देखना है इसी यूनिट में। आगे आती है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 की जब हम बात करते हैं तो कॉलोनियल इकोनॉमी, जो इकोनॉमी डेवलप हुई वो सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। एक्सपेंशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड राइट्स, लैंड सेटलमेंट्स, रूरल इंडेप्टनेस, लैंडलेस लेबर्स, इरिगेशन, कैनाल सिस्टम, जो चीज़ें भी मॉडर्न में डेवलप हुई उन्हीं को हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज में डिक्लाइन हुआ, ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में बदलाव हुआ, आर्टिशंस की, लेबर्स की, ठीक है, किसानों की जो कंडीशन में बदलाव हुआ वो क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पढ़नी है। अर्बनाइजेशन, जो भारत में नगरीकरण था वो पतन, उस नगरीकरण का पतन कैसे हो गया, ठीक है। फिर एक नए तरीके का नगरीकरण शुरू हुआ भारत में, वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दादाभाई नौरोजी ने दी थी वो पढ़नी है। वर्ल्ड वॉर हुए उसके बाद इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सब चीज़ें भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़नी है, क्योंकि कई तरीके की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी लेकर के ये लोग आए थे, वो भी हमें देखनी है, ठीक है। कौन कौन सी इंडस्ट्री डेवलप की वो पढ़ती हैं, क्या क्या इन्होंने फैक्ट्री के लिए नियम बनाए वो पढ़ने हैं। लेबर और ट्रेड यूनियन के मूवमेंट भी बहुत सारे चले, उनके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, करेंसी, एक्सचेंज, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारी चीज़ें भी हमें यहीं पर यूनिट नंबर 8 में ही पढ़नी है। इसके बाद जो न्यू अर्बन सेंटर्स बने, ठीक है, पुराने सेंटर्स खराब हो चुके थे, नए सेंटर्स बने, वो कौन कौन से सेंटर्स बने और उन सेंटर्स की क्या उपयोगिता थी, वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। न्यू फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नए नए तरीके के अब जो शहर बन रहे थे वो एक अलग प्लानिंग से बन रहे थे। जैसे अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया में, तो एंशियंट इंडिया में जब नगर बने तो जो हमें ठीक ठाक नगर देखने को मिला, पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है, इसके अलावा उज्जैन नगर बना, तो ये सारे जो नगर बन रहे थे वो हमने देखे। जब मेडिवल हिस्ट्री में आया तो दिल्ली बसा, ठीक है, दिल्ली के साथ साथ आगरा सिटी बसी, ठीक है, तो कुछ नए शहर देखने को मिले। लेकिन जब मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ और अन्य शहर देखने को मिलते हैं, जैसे
कलकत्ता हो गया, ठीक है, मद्रास शहर का विकास हुआ, बम्बई शहर का विकास हुआ, ठीक है। इसके अलावा कुछ अर्बन सेंटर्स बने जहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होता था, वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। फेमाइंस हो गए, एपिडेमिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें, जैसे नहीं प्लेग फैल जाता था, उन सब के बारे में भी हमें यहाँ पढ़ना है। ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट हुए, उनके बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही डीप सिलेबस है, लेकिन आपको इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। देखने में ये जितना बड़ा है उतना ही पढ़ने में आसान है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी इन ट्रांजिशन, जो बदलाव हो रहा है, किस तरीके का बदलाव, समाज में जो बदलाव हुआ वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन, क्योंकि भारत में शिक्षा प्रणाली तो बहुत पहले से थी, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार, जो मॉडर्न आधुनिक शिक्षा का जो विस्तार हुआ, वो अंग्रेजों के आगमन से माना जाता है, तो वो पढ़ना है हमें यहाँ पर। इसके अलावा न्यू एजुकेशन, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई, ठीक है, किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग एजुकेशन में शुरू हुआ, वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। मेडिकल फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही थी भारत में मॉडर्न पीरियड में, वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसा पढ़ना है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ने हैं, मिडिल क्लास का इमरजेंस कैसे हुआ, कास्ट का फॉर्मेशन, कास्ट एसोसिएशंस कैसे बनी, ठीक है, कास्ट में मोबिलिटी किस तरीके से आई, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। वुमेन्स के क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा नेशनलिस्ट डिस्कोर्स, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस बने बहुत सारे, वो सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। लेजिस्लेशन में वुमेन्स की क्या सहभागिता रही, उसको पढ़ना है। जेंडर आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी क्या पोजीशन रही, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें यूनिट नंबर 8 में पढ़नी है। प्रिंटिंग प्रेस, जो मैंने बात की थी कि यूरोपियंस के आने के साथ भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया, तो इसी की वजह से जो भी हमें लिटरेरी सोर्स प्राप्त होते अच्छी मात्रा में, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में और अभी प्रिजर्व फॉर्म में किस पीरियड के मिलते हैं, मॉडर्न पीरियड के मिलते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, रीओरिएंटेशन इन पेंटिंग, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सारी चीज़ें भी इसी दौरान शुरू हो जाती है, तो इन सब चीज़ों पर भी हमें काफ़ी फोकस करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आती है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में राइज ऑफ नेशनलिज्म या इंडियन नेशनलिज्म, भारत में राष्ट्रवाद का उदय या भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, ये पढ़ते हैं हम, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पर नेशनलिज्म किस तरीके से आगे बढ़ता है उसे पढ़ते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, क्या क्या आइडियोलॉजीज थी इसके पीछे, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई फेजेस चलती हैं, ठीक है, जिसमें एक नरम दल आता है, फिर गरम दल आता है, फिर उग्रवादी दल आ जाता है, और फिर वहाँ गांधी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसी में भी हमें पढ़नी है। स्वदेशी और स्वराज में क्या अंतर होता है वो पढ़ना है हमें। इसके बाद गांधी मास मूवमेंट, जो गांधी के द्वारा मूवमेंट चलाए गए वो पढ़ने, सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पढ़ना है। मिडिल क्लास का नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा वो पढ़ना है। विमेंस का क्या पार्टिसिपेशन रहा वो पढ़ना है। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स क्या थी, राइट विंग पॉलिटिक्स क्या थी, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट्स कौन कौन से थे, वो सारे हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं। कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स क्या होती है, मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ, और फिर पाकिस्तान कैसे बन गया, ठीक है। और बाद में जब भारत आज़ाद हुआ और पार्टीशन हुआ, इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ, क्या चैलेंजेस हमने फेस किए आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, वो सारी चीज़ें भी हमें यहीं पर पढ़नी है, ठीक है। चैलेंजेस पार्टीशन के समय पर क्या हुए, पार्टीशन के बाद क्या हुए, और फिर भारत की जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो किस तरीके से एक भारत का निर्माण करने में सक्षम हुई, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स फीचर्स, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी, और भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, और भारतीय संविधान के जो जो तत्व हैं, ठीक है, या भारतीय संविधान जो है उसके क्या गुण हैं, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी का किस तरीके से स्ट्रक्चर बना भारत में, और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं कि नई नई शिक्षा नीतियां डेवलप हुई भारत में। आज़ाद भारत में जो कुछ विकसित हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास बहुत सारी चीज़ें थीं, बहुत सारी चीज़ों में हम पिछड़े हुए थे। इंडस्ट्रियल लैग था भारत में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की बहुत सारी कमी थी, तो इन सब चीज़ों को भी हमें इसी यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हमें किसके अंतर्गत पढ़नी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है। फिर ग्लोबल जो इकोनॉमी थी, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत कैसे शामिल हुआ, और भारत एलपीजी का पार्ट कैसे बना, पंचशील सिद्धांत क्या है, ठीक है, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत कैसे पहुंचा, ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ पढ़नी है, यूनिट नंबर 9 में पढ़नी है। इसके बाद आ जाती है आखिरी यूनिट, जिसे हम हिस्टोरियोग्राफिक यूनिट कहते हैं। इस यूनिट में जो सिलेबस दिया हुआ है वो हम
काफ़ी सिलेबस उसमें से हमने पीजी के दौरान पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। कुछ पोर्शन इसका ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो चीज़ें आप इसमें देख लीजिए और वो चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए वो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इन पूरी 10 यूनिट्स का मैं सार सिर्फ 5 मिनट में आपको बता देता हूँ। इन पूरी 10 यूनिट्स में आपको पढ़ना क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री उठानी है, एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढ़ डालनी है। मेडिवल हिस्ट्री उठानी है, पूरी पढ़ डालनी है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री उठानी है और पूरी पढ़ डालनी है। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आपको सिलेबस उठाना है और सिलेबस से मिला लेना है कि कौन सी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई और कौन सी चीज़ें मेरी इनकम्प्लीट है। उसके बाद जो 9 यूनिट्स हैं आप देखेंगे उसमें से आपका मेजर पोर्शन कवर हो चुका होगा, कुछ बहुत चीज़ें बची होंगी तो पहले आप उनको कवर करेंगे। अगर यूनिट नंबर 10 आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बिना एक यूनिट के कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने खुद यूनिट नंबर 10 बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि एमए में हिस्टोरियोग्राफी नाम का एक पेपर था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं इसी में से, और कुछ चीज़ें जो बचती हैं वो आप पढ़ भी सकते हैं, और अगर वो चीज़ें छूट भी जाती हैं तो इतना बड़ा सिलेबस है आप हर एक चीज़ कवर कर लें ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें, और एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इसको तो आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, आप उसे कंप्लीट भी कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, ठीक है। एंशियंट की आ जाती है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स यूनिट आ जाती है मेडिवल की, और सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ आ जाती है मॉडर्न की। इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं बुक्स की, कौन कौन सी बुक्स आपको ले लेनी चाहिए जिससे आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली आती है एंशियंट हिस्ट्री की बुक। एंशियंट हिस्ट्री में आप पप्पू सिंह प्रजापत की बुक ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इस बुक से खुद पढ़ा है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं है, फैक्ट के साथ में आप कॉन्सेप्ट बेस्ड चलती है ये बुक, साथ ही साथ एक सीक्वेंस में है ये बुक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी फ्लो टूटता हुआ नजर नहीं आएगा, तो काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा सौरभ चौबे की भी बुक ले सकते हैं आप, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है कि ये बुक काफ़ी अच्छी आती है, हालांकि पर्सनली मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो आप एलपी शर्मा ले सकते हैं, सतीश चंद्रा ले सकते हैं। सतीश चंद्रा की अगर बात करें तो सतीश चंद्रा में फैक्ट्स की कुछ कमी है, क्योंकि ये बुक हायर एजुकेशन के हिसाब से नहीं लिखी गई है, ये बुक्स लिखी गई है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर के, ठीक है। वो भी किस तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जिसमें जैसे आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, उस एग्जाम को टारगेट करके ये बुक लिखी गई है, ठीक है। जबकि एलपी शर्मा अगर आप लेते हैं तो एलपी शर्मा एक संतुलित बुक है, इसमें आपको फैक्ट्स की मात्रा भी ठीक ठाक मिल जाती है, और साथ ही साथ इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी अच्छे से दिए हुए हैं, और फ्लो भी आपका इसमें नहीं टूटेगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं या बीएल ग्रोवर भी ले सकते हैं, दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं और दोनों से ही लगभग लगभग मैंने पढ़ा है, तो आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की भी बुक्स ले सकते हैं, और इनसे भी आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड की बुक से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, या फिर तमिलनाडु बुक से भी, तमिलनाडु जो स्टेट बोर्ड है उसकी बुक से भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो तमिलनाडु और आईसीएसई बोर्ड की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी बुक्स मोस्टली इंग्लिश में ही देखने को मिलती हैं, मुझे हिंदी में अभी तक तो मुझे मिली नहीं है, अगर आपको मिल जाए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मेरी सलाह ये है कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी एनसीईआरटी पहले मत पढ़ें, एनसीईआरटी ये सारी बुक्स जो रेफरेंस बुक्स हैं इनको पढ़ने के बाद पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है, और कनेक्टिविटी उसमें ना होने की वजह से आपको लगता है कि उसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं। इसलिए आप पहले एंशियंट हिस्ट्री पढ़ें, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, उसके बाद में एनसीईआरटीज खोलें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और उन सभी के साथ शेयर करें जिसे आप अच्छे मकाम पर देखना चाहते हैं।